हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज की वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एमपीएस 004 जो कि आपका है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं वो सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं या फिर जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके हर ईयर पूछे जाते हैं वो है। कुछ क्वेश्चंस वीडियो में कवर नहीं हो पाए हैं लेकिन उस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके कर लीजिए। वहां पे आपको सभी अपडेट जो भी आपकी वीडियोस चलती है उनकी लिंक और पीडीएफ सब कुछ वहां पे आपको फ्री में अवेलेबल है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो ऐसे और वीडियोस के लिए जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग, उसका नेचर और क्या हम इसमें स्कोप देखते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं आंसर से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज पॉलिटिक्स। Aristotle, the father of political science, used comparative method for comparing Greek city-states of his time. However, it was known as comparative government. देखिए जो comparative politics है, पहले तो हम देखेंगे comparative का मतलब क्या होता है। comparative जो शब्द है ये मिलके बना है comparison से। कंपैरिजन करते हैं ना हम दो या फिर दो से ज्यादा लोगों के बीच या चीजों के बीच, तो कंपैरिजन का मतलब होता है कंपैरेटिव। तो नाम से पता चल रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि यहाँ पे हम जो पॉलिटिक्स है उसको कंपेयर करने वाले हैं। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस जितना ही पुराना कंसेप्ट है। एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, वही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी फादर है। कंपैरेटिव मेथड फॉर कंपेयरिंग ग्रीक सिटी स्टेट फॉर फर्स्ट टाइम। देखिए फर्स्ट टाइम में जो कंपैरेटिव मेथड यूज किया गया था ये एरिस्टोटल ने ही किया था। उस टाइम पे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हुआ करती थी उनमें जो भी गवर्नमेंट्स थी उन सबके फंक्शन को देखने के लिए इन्होंने कंपैरेटिव मेथड का यूज करा था कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा सही है। हाउएवर इट वाज नोन एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट, इसलिए उसका नाम पड़ा कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोल रहे थे, अब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। पहले के टाइम पे क्योंकि एरिस्टोटल सिर्फ गवर्नमेंट्स को कंपेयर करने के लिए इस मेथड को यूज करते थे, इसलिए इसको कंपैरेटिव गवर्नमेंट बोला जाता था, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट्स। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऐसे ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ते गए, बहुत सारे समाज में ऑर्गेनाइजेशन आई, एसोसिएशन आई, इंटरेस्ट ग्रुप वगैरह वगैरह सब आते रहे और इन सब के बीच में मेथड यूज किया जाने लगा। तो अब सिर्फ सरकारों के बीच में नहीं हो रहा था, पूरे सिस्टम के अंदर हो रहा था, तो इसलिए वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बन गया। Sorry, the term comparative politics originated in 20th century. Before that, it was known as comparative government. In contemporary times, it was accepted by political scientists that for a proper understanding of different political system, a scientific empirical comparative study of their structure and function is required. देखिए ये कह रहे हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका जो हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की नहीं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कब ओरिजिनेटेड हुई थी 20th सेंचुरी में, उससे पहले इसको क्या बोला जाता था, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। लेकिन अब ये जो अच्छा ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आई क्यों थी, ये इसीलिए आई थी अब जो हमारा जैसे जैसे देखो टाइम बढ़ रहा था ऐसे ऐसे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो भी एडवांस हो रहे थे। तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि अब क्योंकि चीजें आगे बढ़ चुकी हैं, पॉलिटिकल सिस्टम भी आगे बढ़ चुके हैं, तो अब कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो कि हिस्टोरिकल अप्रोच है उसको छोड़ के हमें नई यानी कि मॉडर्न अप्रोच अपनानी चाहिए जिससे कि हम और ज्यादा फंक्शन और स्ट्रक्चर को समझ पाए। तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ किसका, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। नेचर देखते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंपेयर्स द पॉलिटिकल सिस्टम दैट आर एट वर्क एट वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड with a view to analyze nature of politics and building theory of politics। देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम किस लिए यूज करते हैं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम प्रैक्टिस हो रहे हैं और उन सभी को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव मेथड या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ हम कंपैरिजन करने के लिए नहीं करते, हम इसीलिए करते हैं जैसे मान लीजिए कि 20 कंट्री या फिर 20 नेशन स्टेट्स को हम लेते हैं तो उन 20 नेशन स्टेट्स के अंदर हम हर चीज को कंपेयर करेंगे, उससे हमें हेल्प मिलेगी कि हम एक नई थ्योरी बिल्ड कर सके जो कि इन सबका एक बेस्ट आउटकम, सबका एक बेस्ट निचोड़ निकाला गया हो। ठीक है, ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने कहा था। द टर्म कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज क्वाइट ओल्ड
एंड द टर्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज रिलेटिवली न्यू। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जैसा कि हमें पता है कि पुराने टाइम से चलती आ रही थी तो ओल्ड थी, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो कि साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड थी तो वो न्यू थी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ मॉडर्न अप्रोच। According to Freeman, comparative politics is comparative analysis of various forms of approach. Comparative politics is comparative analysis of the various forms of government and diverse political institutions. देखिए, फ्रीमैन जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको हम यूज करते हैं जो इतनी सारी गवर्नमेंट्स की फॉर्म है ना, और जो पूरे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी है। आप खुद ही देखो आसपास हमारे कितने ज्यादा स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, सबके हेडक्वार्टर्स भी बन गए हैं, है ना। कितनी सारी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपके एनजीओज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप है। सो अब इन सबके बीच में कंपैरिजन चलती है ना, और उसका बेस्ट आउटकम निकाला जाता है। तो फ्रीमैन कहते हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको हम यूज करते हैं जो ये डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है और जो इतनी सारी वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनको कंपेयर करने के लिए। कंपैरेटिव गवर्नमेंट इट ओनली फोकस्ड ऑन जस्ट द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट सिर्फ किसके ऊपर फोकस रखती है? गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। हमने पढ़ा था ना कि एरिस्टोटल यूज करते थे इस मेथड को सिर्फ कंपेयर करने के लिए, क्या? गवर्नमेंट्स को। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट इन्वॉल्व्स कंपैरेटिव स्टडी एट वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम and political process, structure, function, non-political elements like social, economic, environment as well as the interest and the pressure groups. लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो आपकी क्या क्या कवर करती है? आपका पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेस, क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसे सोसाइटी में चीजें फंक्शन करती हैं, हर एक चीज, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, आपके इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, हर एक चीज सोसाइटी में क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या उसका नेचर है, वो सब हम कैसे पता करते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, चीजों को कंपेयर करके। सो इन शॉर्ट देखिए तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिकल साइंस जितना ही पुराना कंसेप्ट है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और फादर ऑफ कंपैरेटिव मेथड कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट्स के टाइम एरिस्टोटल ने ये मेथड यूज करा था गवर्नमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। लेकिन आज एक मेथड यूज किया जाता है बहुत सारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन सबको कंपेयर करने के लिए। तो इसलिए अब इसको बोलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पहले बोलते थे कंपैरेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हमने मीनिंग समझ लिया, नेचर समझ लिया, अब देखते हैं इसका स्कोप क्या है ना, काम क्या है इसका। फर्स्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर। देखिए ये ना एक लेडर वाइज लगे हुए हैं, मतलब अगर हमें फर्स्ट समझ आता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कौन से होते हैं, उसके बाद हम उसके फंक्शन को समझेंगे वो कैसे काम करते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर, ये स्कोप है, पढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी, एलिट्स, ये किस में आते हैं? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। पॉलिटिकल फंक्शंस में हम पढ़ते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स हमने अभी ऊपर पढ़े थे ना, इन सब का काम क्या होता है, कैसे रूल मेकिंग किसका काम होता है, रूल को बनाएगा कौन, उसको अप्लाई कौन करेगा, सोशलाइजेशन किसका काम है, पॉलिसी कौन बनाएगा, है ना, डिसीजन मेकिंग किसका काम है। ऐसे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है तो इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है। क्या सिमिलैरिटीज है कि एक नेशन के लिए काम कर रही है ना, इनका गोल क्या है? एक नेशन को अच्छा बनाना है, सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करना, लेकिन इनका काम अलग अलग है। लेजिस्लेचर अलग लेवल पे काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ना बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरे इंडिया में सिर्फ डेमोक्रेसी ही होनी चाहिए। मोनार्की भी है, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जब राजा राज करता है या रानी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, है ना, पीपल्स गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको। ओलिगार्कीज होती है जब कुछ लोग गवर्न करते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग होती है। एरिस्टोक्रेसी होती है जहाँ पे लॉर्ड जो होते हैं वो सरकार चलाते हैं। नियोक्रेसी होती है, ओक्लोक्रेसी होती है ना, बहुत सारी नियोक्रेसी, थियोक्रेसी, थियोआर्की, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। तो इन सबको कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव मेथड का यूज करते हैं, देखते हैं कि कौन सी बेटर है, फिर एक नई थ्योरी बिल्ड करते हैं।
Political culture, attitude, belief, values that people have toward the political system, study of human behavior in politics through voting behavior, political participation, leadership and among others. देखो अभी तो हम अभी तक क्या देख रहे थे कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल फंक्शन कैसे काम करते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, है ना, क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस होती है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है. लेकिन कंपैरेटिव मेथड हमें हेल्प करता है एक ह्यूमन बिहेवियर को जानने में. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे. आप एक स्टेट में रहते हैं जहाँ पे 3 पार्टीज इलेक्शन में खड़ी हुई, पार्टी ए, बी और सी. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि तीनों का जो मैनिफेस्टो है वो अलग होगा. किसी ने बोला होगा कि वो सब कुछ आपको फ्री में देंगे, किसी ने बोला होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करेंगे, है ना. किसी ने बोला होगा कि वो जो भी मतलब आपके पसंद की चीज हो, या फिर जैसे आजकल लड़कियों को के ड्रामास बहुत पसंद है तो वो के ड्रामास इंडिया में लेके आएंगे, ऐसा सब मतलब. तो यहाँ पे हम एक ह्यूमन का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे देख सकते हैं. जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिल रहा होगा, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो उस चीज की डिमांड कर रहे हैं. तो कंपैरेटिव मेथड हमें सिर्फ ये नहीं बताता कैसे सरकारें अलग होती है, हमें बताता है कि कैसे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, कैसे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, क्या पॉलिटिकल सिस्टम होता है, क्या कल्चर होता है, ये सब. कुल मिला के जब भी हम किसी भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट या ह्यूमन बिहेवियर के अंदर बेस्ट आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं तो वहां हम सिंपल सा कंपैरेटिव मेथड को लगाएंगे और बेस्ट आउटकम निकाल लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2. डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इट्स एवोल्यूशन इन द कंटेम्पररी टाइम. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम समझ चुके हैं क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या स्कोप होता है. अब हम देखेंगे इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ कंटेम्पररी पीरियड में. Answer second. Comparative politics is as old as politics. It is believed to have started when Aristotle made a comparative study of 158 city-states. Comparative politics जितना ही पुराना कंसेप्ट है, ऐसा माना जाता है कि जो एरिस्टोटल है उन्होंने फर्स्ट टाइम जो कंपैरेटिव स्टडी करी थी उन्होंने 158 सिटी स्टेट्स को एक साथ कंपेयर किया था. 3 मेन फेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर 3 फेजेस में इसका इवोल्यूशन बताया गया है. फर्स्ट फेज है जो कि एरिस्टोटल के टाइम से 17th सेंचुरी तक था. सेकेंड फेज आपका 18 to 19 सेंचुरी तक चला और थर्ड फेज आपका 20th सेंचुरी से टिल प्रेजेंट चल रहा है. देखते हैं एक एक फेज को अच्छे से समझेंगे. फर्स्ट फेज देखो, फर्स्ट फेज जो था ना, जो एरिस्टोटल से 17th सेंचुरी तक चला था, उसमें जो हमारा फोकस था वो था आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट यानी कि एक आदर्श राज्य. एरिस्टोटल, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, analyzed the working of 158 Greek city-state constitutions for finding out the nature of state. He explained the organization, nature, function and qualities of an ideal state through using comparative method. देखिए एरिस्टोटल, जिनको पॉलिटिक्स का फादर तो कहा ही जाता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी फादर उनको बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ही थे जिन्होंने 158 ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, उनके नेचर को कंपेयर किया था और उन्होंने एक्सप्लेन किया था. मतलब इतना 158 सिटी स्टेट्स को कंपेयर करने के बाद तो वो इस काबिल है ना कि वो एक्सप्लेन कर सके. तो उन्होंने बताया था जो एक आदर्श राज्य है, जो एक आइडियल स्टेट है, क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्या उस स्टेट का नेचर होता है, कैसे वो स्टेट काम करता है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. जैसे हम बात करते हैं ना एक आइडियल मैन बनने के लिए या वेमेन बनने के लिए क्या क्या, एक आदर्श बोलते हैं ना, एक आदर्श बहू या आदर्श बेटा, आदर्श बेटी, ऐसे ही आइडियल राज्य बनने के लिए भी कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं जो कि हमारे एरिस्टोटल ने हमें दी थी. मैकियावेली इन 15th century used the comparative method to explain how a ruler should rule in his books The Prince and Discourse. मैकियावेली ने 15th सेंचुरी में कंपैरेटिव मेथड का यूज करा था और उन्होंने बताया था कि कैसे एक रूलर, एक किंग रूल करता है, और इसको कंक्लूड किया था उन्होंने अपनी एक बुक द प्रिंस एंड डिस्कोर्स में. जीन बॉडिन यूज्ड दिस फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट्स फॉर वेरियस यूरोपियन स्टेट्स. जो जीन बॉडिन थे उन्होंने यूरोपियन स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को कंपेयर करने के लिए इस मेथड का यूज करा था.
However, in this phase, the comparative study remained limited and gained popularity only in 18th century. देखो ये जो फेज था ना, ये बहुत छोटा और लिमिटेड था. हमने इसमें क्या देखा कि एरिस्टोटल ने 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया और एक्सप्लेन किया कि एक आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट बनने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, फंक्शंस और क्वालिटीज चाहिए होती हैं. मैकियावली ने 15th सेंचुरी में इसको बताया कि कैसे रूलर रूल करता है. जीन बॉडी ने यूरोपियन स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए इस मेथड का यूज करा. तो कुल मिला के जो मेथड था ना, बहुत लिमिटेड था, क्योंकि हमें देखने को मिला है बहुत ही कम लोगों ने इसका यूज करा था. तो ये जो मेथड था बहुत लिमिटेड था, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी इसको नहीं मिली थी. पॉपुलैरिटी कब मिली थी? 18 एंड 19 सेंचुरी में, जो कि था सेकेंड फेज. देखते हैं कैसे मिली थी. सेकेंड फेज आता है आपका 18 to 19 सेंचुरी. अच्छा ठीक है, फर्स्ट फेज में हमने क्या देखा था, जो कि एरिस्टोटल से 17th सेंचुरी तक का था. हमने उसमें देखा था आइडियल स्टेट पे हमारा फोकस था. सेकेंड फेज में हमारा फोकस रहेगा एनालिसिस ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स. हमारा मतलब कि हमारा मतलब मेरा और आपका नहीं, ये जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इनका. चार्ल्स मॉन्टेस्की इन 18th century used comparative method for analyzing law and politics. His work Spirit of Law 1748 involved conclusions based on comparative studies of constitutional system. देखिए जो चार्ल्स मॉन्टेस्की हैं, इन्होंने 18th सेंचुरी में कंपैरेटिव मेथड का यूज करा था. किसके लिए किया था? लॉ एंड पॉलिटिक्स. इन्होंने सबके लॉ एंड पॉलिटिक्स को कंपेयर किया था कि कौन सा बेस्ट है. ठीक है. और इन्होंने ये किस में कंक्लूड किया था कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं. इसको इन्होंने कवर किया था जिन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉ 748 में हमें बताया है. इन द 19th century, J.S. Mill Freeman played an important role in not only comparative studies but also in developing method of comparative study. देखिए 19th सेंचुरी में J.S. Mill और फ्रीमैन ने भी काफी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी में मतलब चीजों को कंपेयर नहीं करा, इन्होंने ना हमें डेवलपिंग मेथड्स भी बताए आगे बढ़ने के लिए. In this period, not only political scientists but economists and historians also played an important role in the development of comparative politics. 18 एंड 19 सेंचुरी में अब सिर्फ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही नहीं थे जो इस मेथड को यूज कर रहे थे. जो इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियंस थे वो भी बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे थे. वो भी अब चीजों को कंपैरेटिव मेथड के थ्रू करना शुरू कर दिया था उन्होंने. जेम्स प्राइस एंड लॉरेंस लोवेल आर सच साइंटिस्ट हु वर्कड इन दिस फेज. इस फेज के अंदर जेम्स प्राइस एंड लॉरेंस लोवेल ने काम किया है. गाइस वेरी सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो आप लोग मैनेज कर लीजिए. नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड फेज की. थर्ड फेज आता है आपका 20th सेंचुरी से ऑनवर्ड्स, यानी अभी तक, जिसको सब डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में. फर्स्ट आता है प्री 1945 और पोस्ट 1945. प्री 1945 फेज में, इन दिस फेज द फोकस वाज मोर ऑन यूरोपियन स्टेट्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. इस फेज में जो फोकस हमारा रहा है वो यूरोपियन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कंपेयर करने में रहा है. After World War I, comparative study of different system of government emerged like socialism, fascism, nazism and democracy. देखो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट निकल के आई थी, जैसे कि आपका सोशलिज्म मार्क्स लेके आए थे ना, और फेसिज्म, नाजिज्म और हमारा डेमोक्रेसी. ये था प्री 1945 का फेज. अब हम बात करेंगे पोस्ट 1945 के फेज में. सो चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव. अच्छा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम पढ़ेंगे जो मेन एवोल्यूशन है. अब तक भी एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, अब मेन पढ़ेंगे. सो पोस्ट 1945 फेज में क्या हुआ था, ये एक चेंज था कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर. प्रीवियस स्टडीज दैट फोकस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट वर रिगार्डेड एज अनसिस्टमैटिक, नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एंड लिमिटेड इन स्कोप. देखिए अभी तक हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट पढ़ते आ रहे थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ गवर्नमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे. अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अब हम आगे नाम देख रहे हैं, डेविड ईस्टन, रॉय मैक्रिडिस, गैब्रियल आमंड, डेविड एप्टर और जे.एस. कोलमैन, ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे जिन्होंने कहा कि ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का मेथड है ना, ये बहुत पुराना है, बहुत डिस्क्रिप्टिव है, पूरी तरीके से सिस्टमैटिक नहीं है, काफी नॉर्मेटिव यानी कि हिस्टोरिकल और ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है, और लिमिटेड इन स्कोप. इसका जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों को कंपेयर तक करने तक ही मतलब सीमित है.
और किसी चीज को ये लोग कंपेयर नहीं करते। तो इन्होंने इसको, यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसको बहुत ही अनसिस्टमैटिक, नॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और लिमिटेड बताते हुए एक नई टर्म कॉइन करी जो कि थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हम हर चीज को कवर करते हैं। दिस लेड टू बिहेवियरल रेवोल्यूशन in which political scientists demanded scientific study of comparative politics through use of scientific method and concepts। इसके अंदर क्या होता है, बिहेवियरल रिवोल्यूशन हुआ, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने डिमांड की कि अब हमें पॉलिटिकल कंसेप्ट को जानने के लिए नए नए साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो टाइम ना बढ़ रहा है तो चीजें ना बहुत ही स्मार्ट होती जा रही है ना। बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। और एग्जांपल ले लीजिए, हर चीज तो फोन पे मिल जाती है, तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अब चीजें बढ़ रही हैं तो हमें भी अपना जो एरिया है स्टडी करने का वो बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाना चाहिए, हमें साइंटिफिक तरीके से स्टडी करनी चाहिए। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, जब हम फैक्ट्स बेस्ड बात करते हैं, जब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं रिएक्ट करते। The traditionalism that focused only on powers and organizations of government, देखो कंपैरेटिव गवर्नमेंट को किसने चैलेंज किया था, डेविड ईस्टन, रॉय मैक्रिडिस, गैब्रियल आमन, डेविड एप्टर, जे.एस. कोलमैन और ऐसे जो बहुत सारे थिंकर्स थे, उन सभी ने इसको क्या किया था, बोला था कि ये तो बहुत पुरानी है और बहुत डिस्क्रिप्टिव है, बहुत लिमिटेड है, कुछ नया लेके आओ। ठीक है, दे वर्क टुवर्ड्स थ्योरी बिल्डिंग इन पॉलिटिक्स एंड एनहांसिंग द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इन सभी ने अपना योगदान दिया थ्योरी बिल्डिंग की तरफ। इन्होंने जो स्कोप है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का उसको बढ़ा दिया। पहले क्या स्कोप था, गवर्नमेंट को कंपेयर करना, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको कंपेयर कर सकते थे। नीचे इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए गए हैं, अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो देखिए 3 फेज में हमने ये पढ़ा। पहला फेज जो कि एरिस्टोटल से 17वीं सेंचुरी तक चला, जिसमें उन्होंने 158 सिटी स्टेट्स को कंपेयर किया और बताया कि जो एक आइडियल स्टेट होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसके फंक्शन, उसके फीचर, उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, कैसे वो एक आइडियल स्टेट काम करता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती है। उसके बाद हमने क्या करा, सेकेंड फेज जो कि था 18 टू 19 सेंचुरी, जिसने पॉपुलैरिटी गेन करी थी। थर्ड फेज हमारा था जो कि था आपका 20th सेंचुरी से अब तक का, जिसके अंदर हमने एक ट्रांजिशन देखा कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। कंक्लूड करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स बिगिन एज कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड आफ्टरवर्ड्स टर्न इनटू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी। देखो कंपैरेटिव स्टडी जो शुरू हुई थी ना, जो इसका एवोल्यूशन हुआ था, वो हुआ तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट से था, लेकिन 20th सेंचुरी के बाद जब मॉडर्न अप्रोच अपनाई गई तो इसको क्या बोल दिया गया, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Its aim also change over time from finding out the ideal state to scientific study of politics for building of theories। पहले के टाइम पे हम आइडियल स्टेट की खोज में लगे रहते थे, एरिस्टोटल इसकी खोज में थे ना, आदर्श राज्य, उसकी क्वालिटीज, उसके ट्रेडिशन, उसके फंक्शन। लेकिन अब हमने साइंटिफिक मेथड अपनाया और नई नई थ्योरीज बिल्ड करने शुरू कर दी थी। इट्स को वाइडन टू इंक्लूड नॉट ओनली द वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, अब ये सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम तक सीमित नहीं था, बट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड लाइक एशियन, Latin America, African countries, as well as political party, pressure, interest group among others। पहले इसका जो स्कोप था ना वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गया, बहुत बड़ा हो गया। पहले सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में चलता था, लेकिन अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सभी में इसका स्कोप चलता है। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप और इन सब के बीच में अब ये मेथड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस द थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्रिटिकली। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, बट इस चैप्टर के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि गांधीयन अप्रोच है और मार्क्सियन अप्रोच है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड एनालिसिस द थ्योरी रिगार्डिंग। ठीक है, स्टेट के ओरिजिन के लिए जो थ्योरीज गई है हम देखते हैं। द स्टेट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देयर आर न्यूमरस डेफिनेशंस एंड थ्योरीज ऑफ स्टेट फ्रॉम डेज ऑफ एंशिएंट ग्रीक टिल नाउ। देखो स्टेट ना बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इन शॉर्ट में हम स्टेट के बारे में समझते हैं। स्टेट ये जो वर्ड है ना, ये आपका बहुत ही वाइड कंसेप्ट है।
क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात करें, सिटीजन की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करें, इंटरेस्ट ग्रुप, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं? स्टेट के अंदर आते हैं। तो स्टेट बेसिक कंसेप्ट है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। और क्योंकि स्टेट बहुत वाइड है, बहुत सी चीजों को ये क्या करता है? कंसिस्ट करता है, इसलिए इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज एंशिएंट ग्रीक से और अभी तक चलती आ रही हैं। कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी, द मार्क्सिस्ट थ्योरी। तीनों थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी थ्योरी आ सकती है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एसोसिएटेड विद थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, both from England during 17th century and Rousseau from France in 18th century. थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रोजियो 17 और 18 सेंचुरी में इनके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी गई है। हॉब्स, लॉक एंड रोजियो क्लासिफाइड द ह्यूमन सोसाइटी लिविंग इन टू एरास। देखिए, अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इन्होंने जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। पहला एरा, द एरा ऑफ स्टेट नेचर, जिसमें स्टेट के नेचर की बात करते हैं, स्टेट के नेचर की बात करते हैं। और सेकेंड, द एरा ऑफ पॉलिटिकल स्टेट एंड सोसाइटी, जिसमें ये पॉलिटिकल स्टेट और सोसाइटी की बात करते हैं। तो स्टेट, देखिए जो फर्स्ट एरा है ना, उसके अंदर कोई अथॉरिटी नहीं है ना, लेकिन जो सेकेंड एरा है उसके नाम से पता चल रहा है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि अब अथॉरिटी आ गई है। इसको आगे डिटेल में बढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सेज दैट पीपल लिव इन सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट दैट एस्टेब्लिश मॉरल और पॉलिटिकल रूल ऑफ बिहेवियर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है कि जो लोग समाज में रहते हैं ना, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, उन सब ने एक एग्रीमेंट साइन करा हुआ है, एक ऐसा एग्रीमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके मॉरल और पॉलिटिकल बिहेवियर को, मॉरल और पॉलिटिकल रूल्स को तैयार करता है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब होता है मैन लिव्ड विदाउट अथॉरिटी। स्टेट ऑफ नेचर, नेचर का स्टेट कैसा होना चाहिए, सॉरी स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर कोई अथॉरिटी ना हो, है ना। देखो किसी को भी नहीं पसंद है किसी के ऊपर कोई अथॉरिटी हो। अब आप रोड पे चल रहे हो, कोई पीछे से आए और बोले नहीं नहीं ऐसे मत चलो तुम ऐसे चलो, आप बोलोगे आपको, क्योंकि किसी को भी अथॉरिटी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ये वही कह रहे हैं, स्टेट का नेचर ऐसा होना चाहिए कि कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए मैन के ऊपर। अब देखते हैं हॉब्स, लॉक और रोजियो क्या कहते हैं। हॉब्स प्रोपाउंडेड एन ओमनीपोटेंट स्टेट। ये देखिए, जो हॉब्स है ना, वो एडवोकेट करते हैं एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को। वो कहते हैं कि पूरी तरीके से सोवरेनिटी आनी चाहिए हर रिस्पेक्ट में। लोग एडवोकेट करते हैं लिमिटेड स्टेट, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, है ना। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि एक स्टेट के पास राइट है कि वो अपनी जो पॉलिसी मेकिंग है और लॉ मेकिंग है वो सब फ्रीली तरीके से कर सकता है, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स को प्रेशराइज नहीं करेगा। सो लॉ सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं पॉलिटिकल सोवरेनिटी को एक स्टेट के लिए। हॉब्स करते हैं एब्सोल्यूट सोवरेनिटी और रोजियो एडवोकेट करते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट को, लोकतांत्रिक राज्य को, या फिर पॉपुलर सोवरेनिटी को। नेक्स्ट आती है द हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी। The historical evolutionary theory of origin of the state, also liberal theory of origin of state, is likely to a correct explanation is how the state is originated. जो historical evolutionary theory है, इसी को liberal theory of origin of state भी कहते हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इन्होंने एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे एक स्टेट का ओरिजिन हुआ। ठीक है, origin of, according to it, the state is a historical growth or the result of gradual evolution. It is the continuous development, always in the process of evolution. देखो इनके हिसाब से जो एक स्टेट है ना, वो रिजल्ट है किसका? ग्रेजुअल इवोल्यूशन का। कैसे? अब कोई भी चीज है वो एक नतीजे तक पहुंचती है, ऐसे ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर, जैसे समाज के अंदर चीजें बढ़ती रहती है ना, लोगों की डिमांड्स बढ़ती रहती है, रिश्तेदारी बढ़ती रहती है, धर्म बढ़ता रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती रहती है। सो इनका यही कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से चीजें बढ़ती चली गई और एक स्टेट फॉर्म हो गया, है ना। So Gettel says the state arose from many sources and under various conditions like every other social institution. देखिए गैटल कितने अच्छी बात बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई भी अदर सोशल इंस्टीट्यूशन होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, तो अगर कोई एनजीओ खोल रहा है, कुछ सोच के खोल रहा होगा कि समाज में इसकी नीड है, जरूरत है और ये मुझे खोलना चाहिए,
कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, समाज, देखिए अगर सरकार कोई पॉलिसी निकाल रही है तो कुछ सोच समझ के निकाल रही है ना। तो ऐसे क्या पता कुछ चीजों की जरूरतें रही होंगी और ऐसे एक स्टेट फॉर्म हुआ। द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कुछ फैक्टर्स बताए गए कि कैसे ये जो स्टेट है इसका फॉर्मेशन हुआ। सोशल नीड्स, जैसे कि अभी हमने देखा कुछ सामाजिक नीड्स रही होंगी जिसके लिए स्टेट बना। किनशिप, नाते रिश्तेदारी रही होगी। रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और लव फॉर लैंड वेयर पीपल रिसाइड्स एंड फोर्स, ये भी तो हो सकता है जहां लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह, उनको लगा होगा कि नहीं ये हमारी जमीन है, हमें इससे कितना प्यार है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें कुछ नियम कायदे बनाने चाहिए कि कोई हमारी जमीन ना ले ले, हमें यहाँ के लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, और ऐसे कर करके पूरा एक स्टेट फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। फ्रेडरिक एंगल्स डिस्क्राइब the origin of state in his book The Origin of Family, Private and Property in State। फ्रेडरिक ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में स्टेट का मतलब एक्चुअल स्टेट जो है उसका ओरिजिन बताया है। एंगल्स टेल अस दैट द स्टेट इज नॉट अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेट बिकम ए नेसेसिटी एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखिए ये भी यही कहते हैं कि जो स्टेट है वो कोई नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अपना आप कोई प्रकट नहीं हो गई स्टेट कि कोई जमीन हो और वो अपना आप प्रकट हुई हो कि आज से मैं स्टेट हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ नेसेसिटी रही होंगी, कुछ जरूरतें रही होंगी सोशल डेवलपमेंट के अंदर जिसकी वजह से स्टेट फॉर्म हुआ। द मार्क्सियन थ्योरी इज दैट विद द इमर्जेंस है विद द इमर्जेंस एंड द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट। ये देखिए जब भी हम मार्क्स की बात करते हैं ना तो हमें आंख बंद करके कुछ चीजें याद कर लेनी है। जब भी जहां पे हमें मार्क्स दिखे, मार्क्सियन दिखे, मार्क्सिज्म दिखे, वहां वो बात हो रही है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कैपिटलिस्ट स्टेट। मतलब ऐसा देखिए मार्क्स मानते हैं कि जो स्टेट है ना वो कॉन्फ्लिक्ट एरेना है। स्टेट युद्ध की जगह है जहां पे क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, किसके बीच, अमीर और गरीब के बीच। अमीर यानी रिच, कैपिटलिस्ट, है ना, और गरीब यानी प्रोलेटरेट यानी कि पुअर। अमीर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, गरीबों को, लेबर क्लास को। तो यहाँ पे भी इनका यही मानना है जो स्टेट है वो इसीलिए आया है ताकि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो डोमिनेट कर सके लेबर्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। देखते हैं क्या है। द मार्क्सियन थ्योरीज दैट विद द इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्सियन थ्योरी कहती है कि जो स्टेट है उसका ओरिजिन हुआ क्योंकि जो प्राइवेट ओनरशिप थी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थी, वो डोमिनेट करना चाहती थी, तो उसको पावर चाहिए थी, तो उन्होंने एक स्टेट फॉर्म कर लिया। सो डोमिनेंट क्लास एक्सप्लॉइटर ऑपरेट्स द लेबर क्लास। द स्टेट इज द रिजल्ट ऑफ क्लास सोसाइटी। जो स्टेट है वो क्लास सोसाइटी का एक रिजल्ट है। द स्टेट मीन्स पब्लिक पावर, द लीगल राइट टू यूज फोर्स। देखो ये कह रहे हैं, चलो हम लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं पहले। इन द स्टेट द प्राइवेट ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी डोमिनेंट। ठीक है, सो जो मार्क्सियन थ्योरी है ये कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो कैसे आया, जो कैपिटलिस्ट थे, जो अमीर लोग थे, जो रिच कम्युनिटी से थे, रिच क्लास से थे, उन लोगों को जो लेबर क्लास थी उनको ऑप्रेस करना था, एक्सप्लॉइट करना था, उनको और ज्यादा पावर चाहिए थी, तो उन्होंने स्टेट फॉर्म कर दिया जहाँ पे उनके पास गरीबों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, वर्कर्स को, लेबर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए लीगल राइट्स मिल गए, है ना, जहाँ पे आराम से जो प्राइवेट ओनरशिप वाले लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट है, वो डोमिनेट हो सके, कर सके, कैसे एक्सप्लॉइट कर सके लेबर क्लास को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपकी मार्क्सियन थ्योरी ऑफ आती है या फिर आपकी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव या गांधीयन पर्सपेक्टिव आता है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, डिफाइन एथनिसिटी, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिसिटी। ठीक है, एथनिसिटी क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है। एथनिसिटी, अच्छा ठीक है पहले हम पढ़ते हैं फिर हम इसको ना एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एथनिसिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल who share a common history and culture. Ethnicity refers to a common group identity based on language, culture, religion और other social characteristics. देखो जो ethnicity होती है ना उसका मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो लोग हैं वो कॉमन हिस्ट्री शेयर कर रहे हो या फिर कॉमन कल्चर को शेयर कर रहे हो। एथनिसिटी रेफर्स टू अ कॉमन ग्रुप आइडेंटिटी। आप एथनिसिटी कैसे क्या रेफर करती है, एथनिसिटी का मतलब हम समझते हैं कि कोई एक ऐसा ग्रुप हमारे सामने खड़ा है जो या तो सेम लैंग्वेज बोल रहे हो,
या वो सेम कल्चर फॉलो कर रहे हो, सेम रिलीजन के हो, या कोई और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारे सामने राजस्थान का कोई ग्रुप खड़ा है, तो जो मेंस हैं वो जनरली क्या पहनेंगे, धोती, कुर्ता, पगड़ी, जूती, है ना। और जो विमेन्स हैं वो उनका अटायर कैसा होगा, वो पहनेंगी घाघरा, और जो पूरा उनके वो कपड़े होते हैं, चुन्नी, है ना, और जो भी वो उनकी ज्वेलरी होती है, और जूती, चोली, और ये सारी चीजें, है ना। तो और जैसे वो लोग बात कर रहे होंगे, जो चीज वो लोग खा रहे होंगे, तो ये जो चीजें है ना, वही आती एथनिसिटी के अंदर। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, बॉन्ड, या फिर क्या कॉमन हिस्ट्री शेयर करता हो। एथनिक ओरिजिन रेफर्स टू अ पर्सन roots and should not be confused with citizenship, nationality, language or place of birth. For example, a person who has Canadian citizenship speaks Punjabi. Punjab. Okay. तो एग्जाम्पल से देखो इन्होंने समझाया, ये कह रहे हैं जो एथनिक ओरिजिन होता है ना, एथनिक ओरिजिन, ओरिजिन यानी रूट, तो हम इसके एग्जाम्पल ऐसे लेके समझ सकते हैं कि कोई एक पर्सन है जो कि कनाडा में रहते हैं, जिनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, लेकिन क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि वो सरदार हैं, वो सिख हैं, वो पंजाबी बोलते हैं, उनको वो पंजाबी कल्चर को फॉलो करते हैं, वो गुरुद्वारे जाते हैं, तो उनका ओरिजिन क्या होगा, इंडिया होगा, है ना। नहीं सॉरी, उनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, पंजाब होगा, पंजाबी होगी। तो एथनिक ओरिजिन से हम सिटीजनशिप और नेशनैलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें कोई राइट्स नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं या इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हैं, तो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में आप गए हैं या गई हैं, अगर आप फीमेल हैं, वहां पे आपने अगर साड़ी या सूट पहना हुआ है, आप पूजा कर रही हैं, या फिर आप दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं, या फिर अगर आप मेन हैं, आपने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, आप कोई इंडिया का कोई ऐसा बहुत फेमस खाना खा रहे हो, या फिर हिंदी में बात कर रहे हो, तो आपको कोई भी देख के पहचान जाएगा ना कि ये इंडिया से है ना। तो ये जो हमारा एथनिक ओरिजिन होता है, ये रेफर करता है हमारी रूट्स को, हम जहां से होते हैं, ना कि ये कि हमारी नेशनैलिटी क्या है। वो जो सिख है कनाडा में, उनकी नेशनैलिटी क्या है, कैनेडियन, लेकिन जो उनका एथनिक ओरिजिन है वो क्या है, इंडिया, यानी कि भारत, यानी कि पंजाब। हु हैज, चलो ये तो हो गया था। अ पर्सन में आइडेंटिफाई विद एन एथनिसिटी इफ दे शेयर द कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम, प्रैक्टिस, लैंग्वेज, रिलीजन, फूड, हेरिटेज। आप किसी की एथनिसिटी को कैसे पहचान सकते हो, उनकी कल्चरल वैल्यूज से, बिलीफ से, कस्टम से, प्रैक्टिस, लैंग्वेज, रिलीजन, फूड और हेरिटेज से। जैसे कि हमने वो राजस्थानी वाला एग्जांपल लिया था ना, ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स। अच्छा देखो, हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नहीं अगले क्वेश्चन में लेंगे। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स, जैसे कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट, कॉमन एंसेस्ट्री, उनके जो पूर्वज हैं वो एक रहे हों। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं आप जाट कम्युनिटी से हैं, या आप राजपूत कम्युनिटी से हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं, या फिर आप किसी भी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबके एक ही पूर्वज रहे होंगे। आप दिल्ली में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हैं, आप दुबई में रहते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपके पूर्वज कहीं ना कहीं एक है। तो ये आपकी एथनिसिटी है कि आपका जो ग्रुप है वो एक कॉमन एंसेस्ट्री लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल सिमिलैरिटीज। एथनिक ग्रुप टिपिकली शेयर कॉमन कल्चर ट्रेड्स सच एज लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स एंड वैल्यूज। तो आपका जो भी एथनिक ग्रुप होगा उनकी कल्चरल सिमिलैरिटीज होंगी। आप लोग, नेक्स्ट है, एक जो कॉमन लैंग्वेज है उसको शेयर करेंगे, और रिलीजियस एफिलिएशन, यानी कि आपको जो रिलीजन है वो भी मेरे ख्याल से सेम हो सकता है। सो हमने इस क्वेश्चन में किया था कि एथनिसिटी क्या होती है और उसकी जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो एथनिसिटी मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन हिस्ट्री या फिर कॉमन कल्चर से बिलोंग करते हो, उसको शेयर करते हो। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक एथनिक ग्रुप की, या तो उनकी कॉमन एंसेस्ट्री हो, उनके जो पूर्वज है वो एक हो, या फिर तो कल्चरल सिमिलैरिटीज हो, उनके जो ट्रेडिशन कस्टम वो लोग फॉलो करते हैं सबका सेम हो, या फिर वो लोग सेम लैंग्वेज फॉलो करते हो, या फिर वो एक ही धर्म से हो, एक ही रिलीजन से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, राइट एन एसे ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेशनलाइजेशन की से क्या रिश्ता है, हम अब उस पर ध्यान देंगे। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर द टर्म कॉइन politicization of science and technology. Throughout the 18th and 19th century, scientists had carried out research and development in their own independent laboratories without any political control. But during the Second World War and the Cold War era, the national government take over the laboratories. ये बहुत ईजी है, देखिए जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था ना, तब एक टर्म निकल के आई, वो टर्म थी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने देखा कि 18 और 19 सेंचुरी के अंदर जो साइंटिस्ट थे ना, वो अपनी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में, अपनी खुद की प्राइवेट लेबोरेटरीज में अपने सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया करते थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे ये जो इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में वो जो साइंटिस्ट थे वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करते थे ना, अब वो टेक ओवर कर ली गई थी किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड था, जब कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर एरा था, उस टाइम पे बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब और पावर एनर्जी, बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी थी ना। तो जो भी साइंटिस्ट थे जिनकी जो अपनी प्राइवेट लेबोरेटरीज में रिसर्च वगैरह करते थे, उन सबको टेक ओवर कर लिया था सरकार ने, ठीक है। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर बॉम्ब indicated the direction that science and technology were to take during the second half of the 20th century. The US lead in respect was soon followed by other great powers like USSR, France, UK and China. एग्जाम्पल लिया है, यूएस गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब और बहुत सारी ऐसी चीजों की इन्वेंशंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद क्योंकि अब ये यूएस ने कर लिया, और यूएस को हम क्या मानते हैं, जो डोमिनेंट है ना, तो उसके बाद फिर यूएसएसआर, फ्रांस, यूके और चाइना भी यूएस के पीछे पीछे चल पड़े और उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया अपनी पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है, अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया एंड ब्राजील टुक स्टेप्स टू फ्रेम साइंस पॉलिसीज टू गिव डायरेक्शंस टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। Unlike the great powers, the governments in developing countries sought to use science and technology primarily for social and economic development. देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो तो मिलिट्री पर्पस के लिए और पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज कर रही थी साइंस एंड टेक का, लेकिन जो भारत है, हमारा जो भारत है और जो ब्राजील है, हम किस में आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी इंडिया और ब्राजील, इन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया, यूज किया, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी थी वो थी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, हैवी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज में सेटअप के लिए हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका जो पहला जो हमारा मेन फोकस था वो थी एग्रीकल्चर, हेल्थ और हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि हमारी बेसिक नीड्स। लेकिन उसके बाद लेटर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड ब्राजील started supporting research in the field of nuclear energy and aerospace soon after the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भाई हम ऐसा सब देख चुके थे, तो इंडिया और ब्राजील को भी नीड लगी कि अब जब हमारी जो जो बेसिक चीजें जो हमने ली थी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, हेवी इंडस्ट्री, इन पे काम हो गया है, तो अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी और एरोस्पेस की तरफ भी बढ़ना चाहिए। इन सब की जो फंडिंग थी वो गवर्नमेंट करती थी, ठीक है। जो भी लेबोरेटरीज में रिसर्च और डेवलपमेंट होता था ना, इन सब की फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी। गवर्नमेंट कंटिन्यू टू टेक नेशनल रीजनल एडवांटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समय समय पर गवर्नमेंट बेनिफिट लेती गई, फायदे लेती गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इंडिया एज सीन एज द फास्टेस्ट इमर्जिंग एज न्यू टेक्नोलॉजिकल पावर विद स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज इन मोस्ट एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा प्यारा भारत जो कि फास्टेस्ट इमर्जिंग दिखाई दिया टेक्नोलॉजी पावर। अच्छा, हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे चंद्रयान 3 का, हमने तो सबसे पहले लॉन्च कराया ना वहां पे, तो हम ये एग्जांपल भी डाल सकते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ कम्युनिटी कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटी। ये थोड़ा आपको एथनिसिटी से रिलेटिव दिखेगा। अब है कि कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटीज कैसे कंस्ट्रक्ट करती हैं। According to Thomas Bender, the notion of community identifies a very complex phenomena. ये कहता है कि थॉमस बेंडर के अकॉर्डिंग ये जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मतलब जटिल फिनोमेना है, बहुत ही बड़ा है। बेंडर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, ये क्या कहते हैं,
द मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक सोशल एंटिटी शेयर कॉमन साइंस एंड सिंबल्स, customs and values, attitude and attributes and claim their distinctiveness as community. ये कह रहे हैं कि जो मेंबर्स होते हैं ना, जो एक स्पेसिफिक सोशल एंटिटी को शेयर करते हैं, यानी कि वो लोग जो कॉमन साइन या कॉमन सिंबल्स को शेयर करते हो, या जो कॉमन कस्टम या वैल्यूज को शेयर करते हो, तो ये जो उनके वैल्यू कस्टम और सिंबल्स होते हैं ना, यही उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी होती है जो एक दूसरे से उनको अलग बनाती है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं एक कश्मीर की लेडी को और एक मणिपुर की लेडी को और एक राजस्थान की लेडी को, सो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप आसानी से पहचान लोगे ये जिन्होंने घाघरा पहना हुआ है, घूंघट किया हुआ है, ये राजस्थान से हैं, है ना। और ऐसी सेम आपको हरियाणा से देखने को मिलेंगी, और ऐसे ही कश्मीर की अलग ड्रेस है ना, और मणिपुर की अलग ड्रेस है। तो आप जो जैसे मतलब जिस तरीके से उनको पहचान पा रहे हो ना उनके कपड़ों से, या वो क्या खाना खा रही है, खाना भी तो अलग अलग होता है ना, बिहार का खाना अलग है, राजस्थान का अलग है, कोई एक स्पेसिफिक चीज होती है ना जो हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे हरियाणा और पंजाब का क्या है, साग और मक्के की रोटी। तो ऐसे ही ये सारे साइंस, सिंबल, कस्टम और वैल्यूज होते हैं जिनको हम कम्युनिटी आइडेंटिटीज कहते हैं, जो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग बनाती है। वी कैन से दैट द कम्युनिटी आइडेंटिटी शोज the relationship between a person or a specific community. Variables like language, dress, food, festival, custom, architecture, and other institutions help these communities as a safeguard to keep alive the distinctiveness. देखो, हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति यानी एक पर्सन और एक कम्युनिटी, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता होता है ना, इस रिश्ते को बोलते हैं कम्युनिटी आइडेंटिटी। ठीक है। और इसमें कौन और हमारे सेफगार्ड्स कौन होते हैं? जो हमारी लैंग्वेज है, बोली है ना, भाषा है, हमारी ड्रेस है, फूड, फेस्टिवल, कस्टम, आर्किटेक्चर और ऐसी बहुत सारी चीजें ये एज अ सेफ गार्ड का काम करती हैं, जो कि हमारी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, यानी कि हम किन टर्म्स में औरों से अलग हैं, उनको बचाने का काम करती है। आजकल तो लोग खोते जा रहे हैं ना अपनी वैल्यूज को, नॉर्म्स को। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी कम्युनिटी को सेव करके रखती है। कम्युनिटीज कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटी अराउंड द फैक्टर्स सच एज, और हमारी जो मतलब कम्युनिटीज है उनकी जो आइडेंटिटीज होती है वो किस फैक्टर पे होती है, जैसे कि टेरिटोरियल लोकेशंस के ऊपर, या तो लोग जो है वो एक ही जगह से बिलोंग करते हो तो वे कम्युनिटी में आते हैं। और शेयर्ड हिस्टोरिकल मेमोरी, वो कोई एक हिस्टोरिकल मेमोरी शेयर करते हो तो वो एक कम्युनिटी में आते हैं। सेम ट्रेडिशन फॉलो करते हो, कॉमन रिचुअल्स सेलिब्रेट करते हो, कॉमन बोली भाषा बोलते हो, कॉमन एंसेस्ट्री या फिर कास्ट भी एक फैक्टर हो सकता है आपकी कम्युनिटी आइडेंटिटी का। तो कुल मिला के कम्युनिटी आइडेंटिटी का मतलब वो होता है वो चीज जो आपको औरों से अलग बनाती है, चाहे वो आपके कपड़े हो, आपका खाना हो, आपकी बोली हो, आपके त्योहार हो, या आपकी कस्टम्स, वैल्यूज और ट्रेडिशंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, डिस्कस द मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट। फिर से हम मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो अपने दिमाग में जरा वो कैपिटलिज्म को वापस दिए। मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट देखेंगे। द मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ स्टेट हैज द फॉलोइंग मेजर फीचर्स। सोसाइटी एंड स्टेट आर टू डिस्टिंक्ट रियलिटीज, द टाइप ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्टेट। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ स्टेट और सोसाइटी के बीच में। पहले ना मतलब इमेजिन करिए कुछ लोग एक साथ आए तो एक ग्रुप बना, एक कम्युनिटी बनी, तो एक वो समाज बन गया है ना, सोसाइटी बन गई। फिर देखा कि अब इतने सारे अलग अलग जाति, धर्म, रंग रूप के लोग एक साथ रहते हैं, तो कोई लॉ भी चाहिए, कुछ कानून कायदा कुछ चाहिए ताकि सब प्यार से रह सके। जब वो लॉ कायदे कानून आ गए, रूल्स रेगुलेशंस लिमिटेशंस आ गई, तो वो सोसाइटी से क्या बन गया? सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी बन गया। अब लगा कि ठीक है, लोग भी है, सोसाइटी भी है, समाज भी है, नियम कायदे कानून भी है, लेकिन एक अथॉरिटी भी तो चाहिए, एक पावर भी तो चाहिए जो देखे कि वो नियम कायदे कानून फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। तो उसके बाद क्या आया? पॉलिटिकल सिस्टम। फिर कम्युनिटी भी है, सोसाइटी भी है, लॉज भी हैं, लॉज को मनाने वाले भी है, मानने वाले भी है, अथॉरिटी भी है, तो वो बना एक स्टेट। तो इसलिए सोसाइटी को हमेशा स्टेट से ऊपर रखा जाता है। कुछ आइडियोलॉजीज में स्टेट को बड़ा दिखाया गया है, लेकिन अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो सोसाइटी से मिलकर स्टेट बना है, ना कि स्टेट से सोसाइटी। ठीक है।
तो ये कह रहे हैं सोसाइटी फर्निशेस द बेस ओवर विच द स्टेट बिल्ट इट्स सुपरस्ट्रक्चर, कि ये कह रहे हैं कि जो सोसाइटी होती है ना वो एक बेस बना देती है, जैसा अभी हमने देखा था ना सोसाइटी सबसे पहले आई थी, तो सोसाइटी एक बेस बना देती है जिसके ऊपर जो स्टेट होता है उसने अपना सुपरस्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया। द स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दोज हु कंट्रोल द सोसाइटी। देखिए फिर वही बात आ गई, ये कह रहे हैं कि जो स्टेट होता है वो इसलिए बनाया गया है कि जो लोग सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, कैपिटलिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन कैपिटलिस्ट की नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट को, राज्य को बनाया गया है, जिसमें जो स्लेव्स होते हैं वो मास्टर्स की नीड्स को पूरा करते हैं, उनको सर्व करते हैं, जो फ्यूडल स्टेट होते हैं वो फ्यूडल लॉर्ड्स को सर्व करते हैं, जो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी राज्य होते हैं, कैपिटलिस्ट स्टेट होते हैं, वो पूंजीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट को सर्व करते हैं। लेकिन मार्क्स क्या चाहते हैं, मतलब ये थ्योरी क्या चाहती है, ये कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए, सॉरी ऐसा स्टेट बनना चाहिए जिसमें जो प्रोलेटरियन होते हैं यानी कि लेबर क्लास, वहां पे लेबर क्लास की डिक्टेटरशिप चले, क्योंकि अगर उनकी डिक्टेटरशिप भी होगी ना तो वो सर्व भी किसको ही करेंगे, वर्कर्स को, जिनको एक्चुअल में जरूरत है। ठीक है, द स्टेट बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ क्लास सोसाइटी, कहते हैं स्टेट एक क्लास सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है, पहले सोसाइटी आई थी। मार्क्स सेज द फर्स्ट स्टेप इज द ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी। द बुर्गीज का मतलब होता है कैपिटलिस्ट क्लास, स्टेट बाय रेवोल्यूशन ऑफ प्रोलेटरियन यानी कि लेबर क्लास। द नेक्स्ट टास्क इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांजिशनल स्टेट, द प्रोलेटरेट क्लास। देखो मार्क्स कहते हैं सिंपल शब्दों में, अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें जो बुर्गीज क्लास है, बुर्गीज स्टेट है, कैपिटलिस्ट स्टेट है, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, और जो लेबर क्लास है उसको लेके आओ, ताकि जो लेबर क्लास है जब वो डोमिनेट भी करेगी, पावर अथॉरिटी में भी आएगी, तो वो किसको ही सर्व करेगी, वर्कर्स को ही सर्व करेगी। ऐसा स्टेट मार्क्स चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, एग्जामिन द लिबरल अप्रोच टू नेशनलिज्म। हम देखेंगे लिबरल अप्रोच टू नेशनलिज्म। आंसर देखते हैं। इट वॉज द अर्लीस्ट काइंड ऑफ फॉर्मल नेशनलिज्म एंड इट्स फाउंड इन द राइटिंग ऑफ रोज्यू एंड हर्डर। रोज्यू एंड हर्डर की राइटिंग्स में हमें नेशनलिज्म की फॉर्म देखने को मिलती है। नेशनैलिटी आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर बाय हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, बाय द पोजीशन ऑफ देयर ओन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो हम किसी की नेशनैलिटी होती है वो किस बेस पे बताते हैं, या तो उन सबका जो ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है वो सेम रहा हो, यानी हम भारतीय हैं, हम किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, लड़का हो लड़की हो, हमारी जो हिस्ट्री है वो सबकी सेम है, क्योंकि आजादी का पीरियड सबकी लाइफ में आया था, मतलब हमारी हिस्ट्री में आया था ना, सबकी लाइफ में तो नहीं आया, हमारी हिस्ट्री में आया था ना, तो हमारी जो हिस्ट्री है वो सबकी सेम है, जो लिटरेचर है, जो लैंग्वेज है वो भी सेम है। तो ये बता दी है नेशनैलिटी, जो कि एक दूसरे की नेशनैलिटी एक दूसरे से अलग भी होती है। Similarly, Roggio concept of people means the people who share a common language and historical tradition. Roggio कहते हैं people का मतलब होता है वो लोग जो कि common language बोलते हो और historical tradition भी जिनका same हो। ठीक है, liberal nationalism adheres to the value of freedom, tolerance, equality, individual rights। देखो लिबरलिज्म को समझने से पहले लिबर वर्ड को समझो। लिबरल मिलके बना है लिबर वर्ड से, जिसका मतलब होता है फ्री। तो ये जो लिबर या लिबरलिज्म वाले होते हैं ना, इनका फोकस होता है एक इंडिविजुअल के राइट पे, इक्वालिटी पे, लिबर्टी पे। कहते हैं एक इंडिविजुअल बिल्कुल फ्री होना चाहिए कुछ भी करने के लिए, कोई उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। तो जब इनकी ये नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब ये एक नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि वो नेशन स्टेट भी पूरा फ्री होना चाहिए, कोई बहुत मेजर अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखते हैं आगे ये एक्चुअल में क्या कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं liberal humanitarian approach is a principal form of nationalism. It does not hold the interest of one nation than other. Instead, it proclaims that each and every nation has a right to freedom and self-determination. आ गई वही बात, all nation are equal in that way. ये कह रहे हैं कि देखो ये नहीं लेके बैठ रहे कि ये एक नेशन की बात कर रहे हैं कि कौन किससे अच्छा है, कहाँ पे क्या प्रैक्टिस होता है। ये कह रहे हैं कि हर नेशन के पास अपना अपना राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, और सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है, आप जिसकी चाहे उसकी सरकार बना सकते हैं। तो एक नेशन के पास ये दो चीजें होनी चाहिए, तो वो नेशन एक अच्छा नेशन है। फिर ऐसे अगर रहा तो सभी नेशंस इक्वल हैं। द प्रिंसिपल इज पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन आर इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन।
इनका जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअलिज्म, यानी एक इंडिविजुअल के राइट्स और लिबर्टी के बारे में, सेल्फ डिटर्मिनेशन, यहाँ पे भी इंडिविजुअल का राइट तो आ जाता है, राइट टू सेलेक्ट एंड फॉर्म देयर चॉइसेस गवर्नमेंट. इन शॉर्ट, this approach laid stress on the humanitarian and cultural aspect of nationalism. The national right of men belong to nationality. ये अप्रोच बात करती है एक कैसे एक नेशनल राइट जो एक मैन को मिलता है वहां से लेके बिलोंग करता है नेशनैलिटी को. मतलब इन्होंने नेशनैलिटी के अंदर भी एक इंडिविजुअल के राइट को लेके आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9. डिस्कस द नेचर ऑफ टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रेजाइम. इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. स्टार्ट करते हैं. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नेशन स्टेट. देयर आर अबाउट 200 नेशन स्टेट्स इन द वर्ल्ड टुडे. देखो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं ना जहाँ पे 200 नेशन स्टेट्स आज के टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं. एवरी स्टेट हैज अ सेपरेट ज्योग्राफिकल बाउंड्री इन विच पीपल लिव अंडर देयर ओन पॉलिटिकल रेजाइम. और हर स्टेट के हर नेशन की अलग अलग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है और सबके अलग पॉलिटिकल रेजाइम बनता है. जैसे कि एक गली में अगर 10 घर हैं तो 10 के अंदर अलग अलग खाना बनता है, अलग अलग तरीके से डिजाइन होते हैं ना, ऐसे अलग अलग तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो भी चलती है. अब हम देखेंगे 3 टाइप इसके. उससे पहले देखते हैं कि रेजाइम और सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस होता है. द टर्म रेजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म सिस्टम. व्हाइल सिस्टम इम्प्लाइज मेजर कंसेप्ट, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. देखो सिस्टम का मतलब होता है कंसेप्ट, फंक्शन और स्ट्रक्चर. रेजाइम का मतलब होता है द टर्म रेजाइम स्टैंड फॉर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, हाउ द रिलेशनशिप आर अरेंज, पैटर्न एंड ऑर्गेनाइज इन गिवन सोसाइटी. सिस्टम बात करता है सिर्फ फंक्शन, स्ट्रक्चर, कंसेप्ट की. रेजाइम बात करता है अरेंजमेंट्स की, कैसे जो रिलेशंस हैं स्टेट के लोगों के साथ कैसे अरेंज किए गए हैं, कैसे पैटर्न बनाए गए हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करे गए हैं, इन सभी चीजों को. टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रेजाइम. फर्स्ट है डेमोक्रेटिक रेजाइम, सेकंड है टोटलिटेरियन और थर्ड है अथॉरिटेरियन रेजाइम. स्टार्ट करते हैं. डेमोक्रेटिक रेजाइम इन देखिए पहले ना मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा ना बहुत हेवी कंसेप्ट ना लगे. डेमोक्रेटिक रेजाइम का मतलब है डेमोक्रेसी, यानी जहाँ पे लोकतंत्र फॉलो किया जाए, जहाँ पे जो लोग हैं वो फ्री हैं, वो वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी चूज कर सकते हैं, वो खुद भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं, है ना, जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब जैसे इंडिया है. टोटलिटेरियन रेजाइम यानी कि जब एक व्यक्ति यानी कि स्टेट के हाथ में सारी पावर आ जाती है, वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को अपने कंट्रोल में रखता है. आप कौन सा गाना सुनेंगे, है ना जैसे कि हिटलर था ना, ऐसे आप क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, वो सब. अथॉरिटेरियन रेजाइम में भी टोटलिटेरियन जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपके सारे एस्पेक्ट नहीं, सिर्फ जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो लिमिटेड कर दी जाती है. अब इसको ब्रीफ में देखते हैं. डेमोक्रेटिक रेजाइम्स. इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर अज्यूम्ड टू बी फ्री. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इंडिविजुअल्स फ्री होते हैं. अ डेमोक्रेटिक रेजाइम रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल either directly or through elected representatives. Democracy is a form of government where citizens have the ability to participate in decision making process, typically through voting in elections. डेमोक्रेटिक स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हिस्सा बन सकते हैं डिसीजन मेकिंग का, वो वोट भी दे सकते हैं, वो खुद भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि इंडिया. टोटलिटेरियन रेजाइम में देखते हैं. अ टोटलिटेरियन रेजाइम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. टोटलिटेरियन रेजाइम में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? by centralized and dictatorial control over all aspects of public and private life. जो आपकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को कंट्रोल करती है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है. ठीक है. इन अ टोटलिटेरियन सिस्टम द स्टेट रिकॉग्नाइज नो लिमिट टू इट्स अथॉरिटी एंड सीक्स टू रेगुलेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ. यहाँ पे आपकी जो पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ होती है ना, दोनों के ऊपर कंट्रोल होता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, एजुकेशन, पर्सनल बिलीफ, हर एक चीज. क्या सोचेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हर एक चीज पे आपका. नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन रेजाइम. एन अथॉरिटेरियन रेजाइम इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट characterized by strong central power and limited political freedoms.
देखो अथॉरिटेरियनिज्म में ना आपके ऊपर एक सेंट्रल पावर होती है जो कि आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम, सारी एस्पेक्ट नहीं, वो टोटलिटेरियन में था, यहाँ पे सिर्फ आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर लिमिट्स लगा दी जाती है। इन एन अथॉरिटेरियन सिस्टम अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल लीडर। यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो सिंगल लीडर के हाथ में है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और अ रूलिंग पार्टी एंड देयर इज ऑफन लिटिल to no meaningful political competitions, unlike a totalitarian regime which seeks to control to all aspects of public। जैसे कि देखिए टोटलिटेरियन डिजाइन में क्या होता है, आपके जो सभी एस्पेक्ट्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। बस अथॉरिटेरियन में सिर्फ जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है उसको लिमिट कर दिया जाता है, वो आपके उसको कंट्रोल कौन करता है, जो भी रूलिंग अथॉरिटी होती है। सो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, टोटलिटेरियन वो हिटलर वाला एग्जाम्पल याद रखना, अथॉरिटेरियन में सिर्फ आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम्स को लिमिट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो खत्म होती है, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहां पे आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, सभी वीडियोस के लिंक साथ में सभी की जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो भी अवेलेबल है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। बी स्टूडियोटिक, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स टू।